नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू मोदी है। मैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपको प्रेगनेंसी से संबंधित यानी गर्भावस्था से संबंधित कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। जैसा कि आमतौर पर हमने सुना है या हमने महसूस भी किया है या पेशेंट आते हैं उनसे भी हमने ये सुना है कि जब भी गर्भावस्था होती है यानी वो कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो ये सबसे पहले उसको एहसास दिलाना चाहिए कि गर्भावस्था जो है वो एक माँ के लिए एक संपूर्ण मातृत्व का एहसास है और उसकी वो बहुत सुखद जर्नी है पूरे 9 मंथ्स की, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फल स्वरूप उसको बहुत अच्छा एक जैसे कहते हैं ना न्यूबॉर्न बेबी प्राप्त होता है डिलीवरी द्वारा। तो ये जो जर्नी है एक महिला की ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ कुछ जानकारियां भी बहुत ज़रूरी हैं जो कि हमें एक महिला को बतानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि जब भी प्रेगनेंसी हो तो उसको छुपाएं नहीं। जैसे कि आमतौर पर पहले धारणा थी कि जब भी कोई महिला गर्भवती होती थी तो पहले 3 महीने पूरे सब समाज से, घर वालों से, सबसे छुपाया जाता था और ये धारणा थी घर वालों की कि शुरू के 3 महीने किसी को भी नहीं बताना है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़माना चेंज हो चुका है, साइंस बहुत डेवलप कर चुकी है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जब भी पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप छुपाएं ना, आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि कुछ उचित सलाह ले सकें उनसे। और कुछ वंशानुगत बीमारियां जिन्हें हम कंजेनाइटल एनोमलीज बोलते हैं या हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं, वो सब अर्ली पिकअप्स हो जाती हैं पहले 3 महीने में और उनका बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा या अल्ट्रासाउंड द्वारा उनका पता लगा के उचित इलाज भी उनका संभव है। तो लेकिन ये फर्स्ट 3 मंथ्स में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज 3 मंथ्स खत्म होने के बाद हम ये गोल्डन पीरियड खत्म कर चुके होते हैं तो उसमें फिर ये बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट का स्कोप नहीं रहता। इसलिए पहले 3 मंथ्स में, पहले तिमाही में डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं जब भी आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं और उनसे उचित सलाह लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या, जब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या क्या टेस्ट होंगे, आपका क्या जांच होगी, क्या परीक्षण होगा जिनके द्वारा हम कुछ चीज़ें पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो जब महिला चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर के यहाँ उनका ब्लड प्रेशर चेकअप होता है, उनका वेट चेकअप होता है, उनका बीपी लिया जाता है, टेम्परेचर, पल्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो ब्लड टेस्ट द्वारा या यूरिन टेस्ट द्वारा हम पिकअप करते हैं। बीपी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं या रक्तचाप बोलते हैं। अगर किसी महिला का हाई बीपी है तो उनसे ये पूछा जाता है कि कहीं वो पहले से ही उनको बीपी तो नहीं है या अभी उनको बीपी की बीमारी हो गई है, हाई बीपी की बीमारी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन चेकअप होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम एनीमिया का यानी कि खून की बीमारी, खून की कमी का पता लगा सकते हैं। थायराइड चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी महिला का थायराइड डिरेंज्ड है यानी कि थायराइड बढ़ा हुआ है या थायराइड घटा हुआ है, TSH, T3, T4 टेस्ट द्वारा हम ये पता कर सकते हैं। और कुछ और स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस है, HIV आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये सब टेस्ट होते हैं। कोई महिला अगर RH नेगेटिव है, क्योंकि ब्लड ग्रुप अगर टेस्ट हुआ और पता चला कि RH नेगेटिव है महिला, तो उनके हस्बैंड का भी टेस्ट होता है। अगर वो पॉजिटिव हैं तो महिला के टेस्ट द्वारा, खून टेस्ट द्वारा कुछ समय पे उनका टाइटर मेजर होता है और ये देखा जाता है कि कहीं उनकी वजह से उनके गर्भस्थ शिशु पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। तो शुरू में स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शुरू में एडवाइस जो उनको मिलती है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे व्यायाम करना चाहिए और कोई सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि उनको कोई किसी तरह के कोई अब्यूजिव चीज़ों का सेवन तो नहीं करती हैं, वो सब जानकारियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं जिसमें हम आगे एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि रेगुलर चेकअप कराएं। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे रेगुलर चेकअप कराएं। शुरू में आइडियली हर महीने चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए
और बाद में बीच के महीनों में यानी कि समझिए 28 हफ्ते के बाद से आपको हर 15 दिन पे अपना चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको यानी कि 32-34 वीक्स के बाद एवरी वीक जाना चाहिए, यानी कि हर सप्ताह डॉक्टर से मिलना चाहिए और उचित सलाह लेनी चाहिए। उचित टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से हम बहुत चीज़ें पिकअप कर सकते हैं। तो शुरू में, और अगर कोई महिला नहीं जा सकती है, मान लीजिए कोई दूर दराज एरिया में रहती है, तो पूरे प्रेगनेंसी के गर्भावस्था के दौरान आप कोशिश करें कि कम से कम 6 से 8 बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ताकि अर्ली पिकअप हो सके। अर्ली कोई भी चीज़ है, कोई गड़बड़ हो रहा है, मान लीजिए बीपी ही बढ़ रहा है या खून की कमी हो रही है या थायराइड डिरेंजमेंट हो रहा है, तो ये सब जल्दी पिकअप हो सकता है। तो कोशिश करें पूरी गर्भावस्था में कम से कम 8 बार डॉक्टर से संपर्क करें, नहीं तो हर महीने में लें शुरू में, और बीच में कोई तकलीफ हो तो आप कभी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको खान पान के विषय में बताना चाहती हूँ। कोई भी महिला अगर वो वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन खाना खाए, वो कोई महिला अगर नॉन वेजिटेरियन है या एग खाती हैं तो ऐसा नहीं कि वो सब बंद कर दें। अगर उनको नॉनवेज पसंद है वो तो नॉनवेज खा सकती हैं, बशर्ते उनको अच्छा लगे और उनको पचे। शुरू में 3 महीने में देखा गया है कि उल्टी की शिकायत ज़्यादा होती है, महिला को जी मिचलाना या कभी कभी काफ़ी वॉमिटिंग भी होती है, जिससे उनको जो चीज़ें पहले पसंद थी वो शायद अब पसंद नहीं है। हमारे पास बहुत महिला आती हैं, वो बोलती हैं कि हमें पहले बहुत चाय पीना पसंद था, लेकिन आजकल तो उसकी महक भी अच्छी नहीं लगती, आजकल तो खाने की भी स्मेल नहीं अच्छी लगती और उल्टी होती है। तो हम यही सलाह देते हैं कि एक तो स्वच्छ घर का पका हुआ भोजन खाएं, कोशिश करें बाज़ार का खाना अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कभी कभी पाच्य नहीं हो सकता, तो उससे और भी बीमारियां हो सकती हैं, जिसके कारण उनको कभी डायरिया हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर आ सकता है या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसका सब प्रभाव या कुप्रभाव जिसे हम कहते हैं उनके गर्भ शिशु पे पड़ सकता है। तो कोशिश करें शुरू के 3 महीने में जो भोजन अच्छा लगे, जो पचे वो खाएं, और बाज़ार का खाना जिसको हम कहते हैं ना प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, एरेटेड ड्रिंक्स हैं, वो सब अवॉइड करना चाहिए, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह है या कैंड फूड्स हैं वो सब अवॉइड करना चाहिए। घर का पका हुआ स्वच्छ खाना ज़रूर खाएं, और रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है और हरी सब्जियां अपनी डाइट में ज़रूर आपको इंक्लूड करनी चाहिए, जिनसे कि एक बैलेंस डाइट की जो भरपूर मात्रा में हमें एक महिला को देनी चाहिए वो पूरी हो सके। और कोई महिला अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो अपना फिश है या जो भी चिकन है या जो भी नॉनवेज खाती हैं वो खा सकती हैं, लेकिन कोशिश करें घर का ही बना हुआ खाएं। कुछ महिला एग का सेवन करती हैं तो वो भी कर सकती हैं, बस हर चीज़ उनको कहते हैं ना कि पचनी चाहिए। और अगर शुरू में उनको वॉमिटिंग की शिकायत है या उनको बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना भूख नहीं लगना, देखना नहीं खाने की तरफ, तो वो डॉक्टर की सलाह लेके कुछ मेडिसिन होती हैं जो वॉमिटिंग की प्रेगनेंसी में चलती हैं, या कुछ नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी फोलिक एसिड चलता है, आयरन की टैबलेट्स, कैल्शियम की टैबलेट्स और प्रोटीन का एक पाउडर वगैरह दिया जाता है, वो ज़रूर उनका सेवन करना चाहिए। और अगर फोलिक एसिड की बात करें तो हमारी खान पान में ही, हरी सब्जियों में ही बहुत सारा हमें आयरन और फोलिक एसिड मिल जाता है, और हमें ये जो है इसका सेवन करना चाहिए। हमारी थाली में कोशिश करें कि 5 तरह के 5 कलर्ड फ्रूट्स होने चाहिए, 5 कलर की वेजिटेबल्स होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नाप के नहीं खाता या कोई भी देख के नहीं खाता कि हमें इस सब्जी में विटामिन B1 मिल रहा है कि B12 मिल रहा है कि विटामिन C मिल रहा है या कुछ और मिनरल्स मिल रहे हैं। तो कोशिश करें कि 5 तरह के 5 कलर के फ्रूट्स, 5 कलर की वेजिटेबल्स का आप सेवन करें, तो कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी मिनरल की, विटामिन की या आयरन की, हमारी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। तो अपनी थाली एकदम रंगीन होनी चाहिए और उसमें स्वस्थ और साफ पका हुआ भोजन होना चाहिए। और महिला को जो गर्भावस्था में जो शुरुआती में हम प्रिस्क्राइब करते हैं या हम जो एडवाइस देते हैं महिला को कि थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा खाएं। हो सकता है बहुत सारा वो एक साथ ना खा पाएँ, उनको वॉमिटिंग हो जाए, तो थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा खाने से उनको भोजन पचेगा भी और हो सकता है उनको वॉमिटिंग नहीं भी होगी।
जहाँ तक सवाल है कैल्शियम का, तो दूध के पदार्थ या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें उनका सेवन करने से महिला को कैल्शियम की भरपाई हो सकती है। जैसे कि प्लेन दूध है, चाहे दही है, योगर्ट है, या दूध के बने हुए कोई पदार्थ हैं जैसे कि खीर है, दही है, इन सब का सेवन करना चाहिए, जिससे कैल्शियम भी हमारी बॉडी में जा सके और ये बच्चे को मिल सके। टोफू का नाम आपने सुना होगा, पनीर सुना होगा, ये सब हमें प्रोटीन के सोर्स है। और प्रोटीन हमें पाउडर से भी मिलता है, और प्रोटीन रिच खाना खाने से भी, जैसे सोयाबीन है, राजमा है, दालें हैं हमारी, बीन्स है, इन सब का सेवन ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में भरपूर फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन रहे, ताकि महिला भी उसका फ़ायदा उठा सके, महिला का स्वास्थ्य भी सही रहे और उसके गर्भस्थ शिशु में जो पनप रहा है उसकी भी जो ग्रोथ है वो एकदम ठीक से हो। अब मैं आपको कुछ व्यायाम के विषय में बताऊंगी, यानी कि लाइट एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई तो एकदम बेड रेस्ट हो गया या एकदम कुछ चलना नहीं है या घर से बाहर नहीं निकलना है। आपको अपनी बॉडी का मूवमेंट रखना है, यानी कि कुछ लाइट एक्सरसाइजेस द्वारा। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज वर्जित है, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज जिससे, या कोई भी व्यायाम जिससे कि आपको थकान महसूस हो, या आपके पेट में दर्द हो जाए, या आपको कमजोरी महसूस होने लगे, वो वर्जित है। लाइट एक्सरसाइज, लाइट व्यायाम कोई भी महिला कर सकती है, और सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है वॉकिंग। वॉकिंग करने से पूरी आपके, जैसे कहते हैं ना, शरीर का पूरा रक्त संचालन बहुत अच्छा होता है, और आपको कभी भी बेड से चुपके नहीं रहना है। प्रेगनेंसी हो गई तो और आपको बल्कि अच्छे से ही वॉक करना है, घर का कामकाज करना है। बहुत सारी महिलाएं तो बाहर भी जाती हैं काम करने के लिए, वो डॉक्टर की उचित सलाह से ही एकदम वो उसको जैसे कहते हैं ना एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें पुरैन जो होता है वो एकदम नीचे की तरफ होता है, तो उसमें कभी कभी ब्लीडिंग होने का खतरा हो सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क या बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेस करना वर्जित होता है। लाइट व्यायाम करिए, घर का काम करिए और चलते फिरते रहिए, ताकि आपकी बॉडी एकदम, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश महसूस करें आप और अच्छा लगे आपको। तो लाइट एक्सरसाइज कोई भी वर्जित नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह लें और उनसे पूछें। योगा भी कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम, मेडिटेशन कर सकते हैं। और समय समय पर, जैसे जब आप चेकअप कराने जाएंगे तो आपका वेट गेन रिकॉर्ड होता है, आपका हीमोग्लोबिन रिकॉर्ड होता है, बीपी भी चेकअप होता है, वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें जिसे कहते हैं ना कि वेट गेन ज़रूर होना चाहिए महिला का। बहुत पूरी प्रेगनेंसी में आइडियल वेट गेन होता है 10 से 12-13 किलो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। अगर किसी महिला का वेट गेन कम है या बहुत ज़्यादा है तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट होने से भविष्य में डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है या बीपी बढ़ने का खतरा रहता है, जिससे कि उसका असर, उसका कुप्रभाव सब गर्भस्थ शिशु पे पड़ता है। तो मॉडरेट वेट गेन अराउंड 10-12 kg पूरी प्रेगनेंसी में होना चाहिए। अगर वेट गेन बहुत कम है तो IUGR बेबी हो सकता है, यानी कि बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। एनीमिया में भी बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है, जिससे कहते हैं ना, बच्चे की जो ग्रोथ होनी चाहिए समय के अनुसार वो कम होती है। बच्चा छोटा होता है, उसका वेट भी नहीं बढ़ता और उसमें भविष्य में कोई बीमारी भी होने का डर रहता है। इसलिए वेट गेन, हीमोग्लोबिन चेकअप, थायराइड चेकअप, ये सब समय समय पे होना चाहिए। और डॉक्टर की ही उचित सलाह से अल्ट्रासाउंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ज़रूर करवाना चाहिए। और समय पे ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको बीच में कोई तकलीफ है तो आप कभी भी ये ना सोचें कि डॉक्टर ने बोला है 1 महीने बाद आए तो आप 1 महीने के बाद ही जाएंगे। अगर आपको बीच में कोई तकलीफ है तो आप समय से पहले भी अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। अब मैं आपको स्लीप के बारे में, यानी कि सोने के विषय में बताऊंगी। गर्भावस्था में कभी कभी देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि उनको नींद नहीं आती। उनको जो पहले वो सोती थी अच्छे से, अब उनको बहुत ही शायद ही 2-4 घंटे के लिए नींद आए,
या कभी कभी पूरी पूरी रात निकल जाती है, वो कहती हैं हम सो नहीं पाते ढंग से। तो कुछ कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, तो ये ना सोचें कि एक बार ऐसा हुआ तो हमेशा ऐसा होगा। और आप कोशिश करें कि अगर आपको नींद ना आए दोपहर में भी, तो आप लेफ्ट साइड की यानी कि बाएं साइड की करवट से ज़रूर लेटें। दोपहर में 1.5 घंटा 1 घंटा ज़रूर से लेटें, और नींद आए तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है, जो अंदर जो बच्चा पनप रहा होता है उसको बहुत अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और रात में कोशिश करें कि कम से कम 7-8 घंटे की भरपूर नींद लें। कभी कभी क्या होता है, नींद नहीं आती तो हम लोग पेशेंट से पूछते हैं आप बहुत ज़्यादा मोबाइल तो नहीं देखते, बहुत ज़्यादा टीवी तो नहीं देखते, या बहुत रात तक फ़ोन में तो नहीं लगे रहते। तो कुछ कुछ आदतें, अपनी हैबिट्स चेंज करने से देखिएगा कि कुछ टाइम बाद वो महिला कभी कंप्लेन नहीं करती है कि अब हमें नींद नहीं आती। कोशिश करिए कुछ अच्छा पढ़ने की, कुछ बहुत सारी टॉपिक्स हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो पढ़िए। तो आपको ये जो नींद की गोली का सेवन नहीं करना पड़ेगा और आपको बहुत अच्छे से ही नींद आएगी, और बच्चे की इसकी ग्रोथ पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और रही बात जहाँ तक हाइजीन की यानी स्वच्छता की, तो हम लोग यही बोलते हैं पेशेंट से कि हमेशा रोज़ नहाइए। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं नहा सकते हैं, वो तो ये पूछते हैं, तो कहते हैं क्यों नहीं, क्यों अपनी बॉडी को एकदम स्वच्छ रखना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए। जाड़ा है तो आप गर्म पानी से नहाइए, गर्मी है तो आप नॉर्मल पानी से नहाइए। और कभी कभी तो ज़्यादा अगर पसीने आने लगे या बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, अगर कहीं आपको लगता है कि धूल मिट्टी सब आप एक्सपोजर हुआ है तो आप 2 बार भी नहा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि एवरीडे नहाएं और अपनी बॉडी को स्वच्छ रखें। आपकी बॉडी की स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है और आपके प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों की स्वच्छता रखनी चाहिए। कपड़े रोज़ बदलने चाहिए, रोज़ साफ कपड़े पहनने चाहिए जो कि धुले हुए कपड़े हों। तो हाइजीन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। अब रही बात सब्सटेंस अब्यूज़ की, यानी कि कुछ लोगों को एडिक्शन, कुछ सेवन करने का, कभी अल्कोहल शराब की मदिरा सेवन करते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग और नारकोटिक्स का अब्यूज़ करते हैं। तो ये प्रेगनेंसी में वर्जित है, क्योंकि इससे महिला के साथ साथ महिला के शरीर पर भी कुप्रभाव पड़ता है और साथ साथ उनके बच्चे पे भी इन सब चीज़ों का बुरा असर पड़ता है, इन सब सेवन का। तो प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें जिससे हम कहते हैं ना सब्सटेंस अब्यूज़ है या अल्कोहल है या सिगरेट है या टोबैको है, ये सब वर्जित है। और कोशिश करें अगर आप इसका सेवन करती हैं तो इसको छोड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे फॉक्सी की कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि एक प्रेग्नेंट महिला में को प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या टीके लगवाने चाहिए। तो वो है कि एक पहला टिटनस का टीका लगना चाहिए। वो यूजुअली अगर महिला कहीं दूर दराज एरिया से आ रही है या कहीं गांव से आ रही है तो जब भी वो आए उसको ज़रूर एक टिटनस का टीका लगवा देना चाहिए। लेकिन अगर कोई शहर में महिला रहती है, रेगुलर चेकअप में है, तो कोशिश करिए कि पहला टीका टिटनस का 4 से 5 महीने पे लगे। दूसरा इम्यूनाइजेशन का जो टीका होता है वो Tdap होता है, यानी कि उसमें 3 वैक्सीन्स मिली होती हैं, टेटनस, डिफ्थीरिया और पर्ट्यूसिस। ये एक टीका महिला को लगना चाहिए। और तीसरा जो इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में टीकाकरण है वो है फ्लू वैक्सीन। आमतौर पर देखा गया है कि सर्दी खांसी जब मौसम होता है तो महिला को बचाव करने के लिए सर्दी खांसी से और उसके गर्भस्थ शिशु को भी बचाने के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बहुत कारगर होती है, जो कि लेट ट्राइमेस्टर में लगवानी चाहिए, यानी कि आखिरी के महीनों में महिला को पड़नी चाहिए, जिससे कि उसको ना ही खाली महिला को प्रोटेक्शन मिलती है बल्कि उसके गर्भस्थ शिशु को भी फ्लू से बचाव किया जाता है। और वो यूजुअली न्यू बॉर्न्स को यूजुअली 4 to 6 मंथ्स तक नहीं पड़ती है, इसलिए महिला के ही द्वारा उसके बच्चे को भी प्रोटेक्शन मिलती है फ्लू से। तो 3 वैक्सीन्स क्या क्या हो गई, टेटनस की वैक्सीन हो गई, दूसरी हो गई टेटनस, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस की, और तीसरी वैक्सीन हो गई फ्लू वैक्सीन। तो 3 वैक्सीन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिला को पड़ती है।
अब मैं आपको बताऊंगी कुछ वार्निंग साइंस के बारे में, यानी कि कुछ डेंजर साइन अगर ये आप महसूस करें, कोई भी प्रेग्नेंट महिला महसूस करे तो उसको डॉक्टर से तुरंत उचित सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर उसका वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हाथ पैरों में सूजन आ रही है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है वेजाइना के थ्रू, मासिक वाले रास्ते से वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, या आँखों में जिसे कहते हैं ना ब्लरिंग ऑफ विजन, दिखाई देना सही से नहीं हो पा रहा है महिला का, बहुत अधिक पेट में दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ वार्निंग साइंस हैं, वार्निंग सिम्टम्स हैं जो कि महिला अगर ये महसूस करती है तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनसे उचित सलाह लेनी चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जैसा डॉक्टर अपने उनके प्रेस्क्राइब करें, जिस समय वो बुलाएं, जैसे जैसे टीके की डेट दें और खान पान के विषय में जो बताएं वो अपने डॉक्टर की सलाह से उसको पूरा फॉलो करना चाहिए, ताकि उनकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो बहुत सुखद हो और उनको एक हेल्दी और हैप्पी बेबी प्राप्त हो। गर्भावस्था के दौरान ब्रेस्ट की केयर करना, यानी कि अपने स्तन की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। केयर ऑफ ब्रेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर मान लीजिए डिलीवरी हो गई और हमने देखा ही नहीं कि हमारे ब्रेस्ट प्रिपेयर्ड है दूध पिलाने के लिए कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो निपल्स होते हैं वो इन्वर्टेड निपल्स होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं, या किसी महिला के फ्लैट निपल्स होते हैं, तो वो दूध होने के बावजूद भी अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा सकती। तो पूरी गर्भावस्था के दौरान जब भी आप जाएं डॉक्टर से उचित सलाह लें, और डॉक्टर हमेशा केयर ऑफ ब्रेस्ट आपको बताएंगे, कैसे आपको प्रिपेयर्डनेस ऑफ ब्रेस्ट करनी है, ताकि जब आपकी डिलीवरी हो तो आप अपना ही दूध बच्चे को पिला पाएँ, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, उसका मानसिक विकास बहुत अच्छा हो और उसको तरह तरह की बीमारियों से प्रोटेक्शन मिले ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा। तो केयर ऑफ ब्रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो प्रेगनेंसी के दौरान ही की जाती है ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए जब आपकी डिलीवरी हो जाए।